Hi dear student, myself RK Thakur from Engineers Classes for Competition. फ्लूइड मैकेनिक्स एफएम वीडियो सीरीज का आज का वीडियो डियर स्टूडेंट मैं आपके लिए लेके आया हूँ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज डायनामिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। ये फ्लूइड मैकेनिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे लगभग हर एक एग्जाम में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मींस न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लूइड मैकेनिक्स का मतलब ही स्टार्ट ही होता है डायनामिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो से। अगर आप देखो कई बार एग्जाम में तो डायनामिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो में हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। तो काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो में डियर स्टूडेंट हम सिर्फ फ्लूइड के मोशन को स्टडी करते हैं, फोर्स को नेग्लेक्ट करते हैं। एंड अब हम डायनामिक्स में फ्लूइड के मोशन को स्टडी करेंगे कंसिडरिंग फोर्स एज वेल। मतलब हम फ्लूइड के मोशन में फोर्स को भी अकाउंट में लेंगे और उसके मोशन को स्टडी करेंगे और फोर्स का उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है इसको भी हम अकाउंट में लेंगे। तो यहां पे फोर्स का मतलब प्रेशर होगा, तो प्रेशर को हम अकाउंट में लेंगे फ्लूइड के मोशन को स्टडी करते टाइम। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक विच इज डायनामिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। डियर स्टूडेंट, डायनामिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो में आपको पता है कि चूंकि मूवमेंट हो रहा है फ्लूइड पार्टिकल का, तो सबसे पहला जो डायनामिक्स का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है? स्टैंडर्ड इक्वेशन है हमारा F इज इक्वल टू ma। अगर आप देखोगे न्यूटन का सेकंड लॉ बोलते हैं इसको, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर m मास पे F फोर्स अप्लाई करते हो और उससे a एक्सेलरेशन फोर्स के डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है, तो न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहां पे हम फ्लूइड मैकेनिक्स में अगर हम कोई एक फ्लूइड पार्टिकल ले लेते हैं, ये मान लो ये एक फ्लूइड पार्टिकल है और ये x डायरेक्शन में, इसका x डायरेक्शन में बेसिकली हम एक्सेलरेशन मान लेते हैं, क्या हमारा क्या है? ax, राइट? x डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन ax है। तो इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं? F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन। तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड इक्वेशन हो जाएगा एक फ्लूइड पार्टिकल का जो कि मोशन में है। सो फ्लूइड पार्टिकल पे कितना फोर्स लग रहा है? F, और m क्या है? उसका मास ऑफ पार्टिकल, और ax क्या है? एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन, राइट? नाउ डियर स्टूडेंट, ये जो नेट फोर्स है ना, ये जो फोर्स है, जो इसको आप नेट फोर्स बोल सकते हो। नेट फोर्स इस फ्लूइड पार्टिकल पे ये नेट फोर्स है। ये नेट फोर्स फर्दर स्प्लिट होता है, मतलब इसमें बहुत सारे फोर्सेस हैं जो बेसिकली फ्लूइड मैकेनिक्स में अकाउंट में लिए जाते हैं, मतलब उसको कंसीडर करते हैं। तो किसी भी फ्लूइड पार्टिकल पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहा है इस पे बेसिकली हमें डिस्कस करना है, राइट? ओके, सो डियर स्टूडेंट, अगर हम किसी डायनामिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो में अगर हम किसी फ्लूइड पार्टिकल इसको x डायरेक्शन में इसका मोशन हो रहा है और x डायरेक्शन में मान लो एक्सेलरेशन क्या है? ax, तो इस पे ऑब्वियसली फोर्स एक्ट कर रहा होगा और वो फोर्स जो नेट फोर्स होगा इस फ्लूइड पार्टिकल पे Fx, ये क्या होगा? न्यूटन सेकेंड लॉ को फॉलो करेगा, मास इंटू एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन होगा। नाउ यहां पे ये समझना है कि जब फ्लूइड मैकेनिक्स में किसी फ्लूइड पार्टिकल पे जो फोर्सेस एक्ट करता है वो फोर्सेस बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेस है। ये नेट फोर्स है, बट इस नेट फोर्स में बहुत सारे इसके कॉन्स्टिट्यूएंट फोर्स एलिमेंट्स है। जो कौन कौन से फोर्स है ये आपको समझना है। इस नेट फोर्स जो कि इस फ्लूइड पार्टिकल पे x डायरेक्शन में लग रहा है, इस नेट फोर्स में कौन कौन से फोर्स इंक्लूड है? वो है सबसे पहला Fg। डियर स्टूडेंट, Fg का मतलब होता है ग्रेविटी फोर्स। ग्रेविटी फोर्स का मतलब है ऑब्वियसली वेट की वजह से जो फोर्स होता है दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी फोर्स। तो Fg एक ग्रेविटी फोर्स होता है। Fp दैट इज प्रेशर फोर्स। व्हाट इज प्रेशर फोर्स? ऑब्वियसली प्रेशर की वजह से जो फोर्स जनरेट होता है वो प्रेशर फोर्स होता है। तो Fp इज प्रेशर फोर्स, Fg इज ग्रेविटी फोर्स, देन Fv। व्हाट इज Fv? Fv बेसिकली डियर स्टूडेंट है फोर्स ड्यू टू विस्कोसिटी। क्योंकि फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो फ्लूइड पार्टिकल में विस्कोसिटी होगी, तो विस्कोसिटी की वजह से जो फोर्स एक्ट एग्जिस्ट करेगा दैट इज कॉल्ड Fv, दैट इज कॉल्ड फोर्स ड्यू टू विस्कोसिटी। नाउ एक है Ft। व्हाट इज Ft डियर स्टूडेंट? Ft को बोलते हैं फोर्स ड्यू टू टर्बुलेंस। यू नो कि जब फ्लूइड फ्लो होता है तो उसके जो पार्टिकल्स है उसमें बेसिकली टर्बुलेंस होती है, मतलब उसमें बेसिकली उसके जो फ्लूइड पार्टिकल है उसमें जिगजैग मोशन करता है, राइट? तो जिगजैग मोशन की वजह से जो उसमें टर्बुलेंट मोशन क्रिएट होता है उसकी वजह से भी एक फोर्स एग्जिस्ट करेगा दैट इज कॉल्ड टर्बुलेंस, फोर्स ड्यू टू टर्बुलेंस।
और एक लास्ट है एफ सी। डियर स्टूडेंट, व्हाट इज एफ सी? एफ सी इज फोर्स ड्यू टू कंप्रेसिबिलिटी। यू नो कि जो फ्लूइड फ्लो करता है वो उसकी अपनी कंप्रेसिबिलिटी होती है, मतलब जो उसकी डेंसिटी है वो फ्लो के साथ साथ चेंज होता रहता है। तो जब डेंसिटी चेंज हो रही है मींस वो कंप्रेसिबल फ्लो है, तो उसकी वजह से भी एक फोर्स कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है, दैट इज कॉल्ड फोर्स ड्यू टू कंप्रेसिबिलिटी। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 टाइप के फोर्सेस है जो बेसिकली इस नेट फोर्स में इंक्लूड है, राइट। तो अगर हम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, एफ एक्स नेट मतलब फोर्स इन एक्स डायरेक्शन नेट इज इक्वल टू, जो कि इस फ्लूइड पार्टिकल पे एक्ट करेगा, एफ जी एक्स विच इज ग्रेविटी फोर्स इन एक्स डायरेक्शन प्लस एफ पी एक्स विच इज प्रेशर फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, एफ वी एक्स विच इज विस्कोसिटी फोर्स ड्यू टू इन एक्स डायरेक्शन, एफ टी एक्स force due to turbulence in x direction and fcx which is force due to compressibility in x direction। तो ये सारे फोर्स का बेसिकली ये सम होगा जो कि ये नेट रिजल्टेंट फोर्स है, राइट डियर स्टूडेंट। नाउ आप फ्लूइड मैकेनिक्स में जब डायनामिक्स को स्टडी किया गया तो फोर्स को कंसीडर किया गया, तो एट अ टाइम सारे फोर्स को काउंट नहीं करते, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग अप्रोच लिया और इस नेट इक्वेशन में मींस ग्रेविटी फोर्स, प्रेशर फोर्स, विस्कोसिटी फोर्स, टर्बुलेंस फोर्स और कंप्रेसिबिलिटी फोर्स का सम होगा ये इस फ्लूइड पार्टिकल पे जो नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में लग रहा है। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले रेनॉल्ड ने क्या किया, कंप्रेसिबिलिटी फोर्स को नेग्लेक्ट किया, मींस रेनॉल्ड ने एज्यूम किया कि हमारा जो फ्लूइड है वो बेसिकली क्या है, इनकंप्रेसिबल है, और उसकी वजह से जो फोर्स ड्यू टू कंप्रेसिबिलिटी है एफसी उसको उसने नेग्लेक्ट किया। अगर एफसी को नेग्लेक्ट करेंगे तो ये जो हमारा इक्वेशन है, ये जो सारे फोर्सेस का सम वाला इक्वेशन है, इसमें ये वाला टर्म गायब हो जाएगा। तो नेट क्या बच जाएगा, एफ एक्स नेट इज इक्वल टू एफ जी एक्स प्लस एफ पी एक्स प्लस एफ वी एक्स प्लस एफ टी एक्स। सो वही यहां पे लिखा है, एफ एक्स नेट क्या हो जाएगा, एफ जी एक्स प्लस एफ पी एक्स प्लस एफ वी एक्स प्लस एफ टी एक्स, और इसमें फोर्स ड्यू टू कंप्रेसिबिलिटी को नेग्लेक्ट किया। तो ये जो इक्वेशन बना डियर स्टूडेंट ये वाला, इसी को रेनॉल्ड्स इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं। तो याद रखना, रेनॉल्ड ने डायनामिक्स को स्टडी करने के लिए अपने कंप्रेसिबिलिटी फोर्स को नेग्लेक्ट किया, जो रेनॉल्ड ने एज्यूम किया, राइट। सो ये याद रखना कि रेनॉल्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में कंप्रेसिबिलिटी फोर्स का कंपोनेंट नहीं आएगा, बाकी सारे आएंगे, राइट। नाउ जो नेक्स्ट साइंटिस्ट था डियर स्टूडेंट वो नेवियर स्टोक्स था। नेवियर स्टोक्स ने क्या किया कि फोर्स ड्यू टू टर्बुलेंस विच इज एफ टी, इसको नेग्लेक्ट कर दिया, राइट। तो एफ टी को अगर नेग्लेक्ट किया तो ये जो इक्वेशन हो जाएगा नेवियर स्टोक्स इक्वेशन, वो क्या हो जाएगा, एफ एक्स नेट में ये एफ टी हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा एफ एक्स नेट, एफ जी एक्स प्लस एफ पी एक्स प्लस एफ वी एक्स, और ये इक्वेशन बन गया नेवियर स्टोक्स इक्वेशन। सो याद रखना डियर स्टूडेंट, नेवियर स्टोक ने क्या किया, फोर्स ड्यू टू टर्बुलेंस को नेग्लेक्ट किया। तो ये इक्वेशन हमारा नेवियर स्टोक इक्वेशन हो जाएगा, राइट। नाउ एक लास्ट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है और वहीं से हम डायनामिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो को स्टार्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड यूलर इक्वेशन। सो डियर स्टूडेंट, यूलर ने क्या किया, विस्कोसिटी फोर्स को नेग्लेक्ट कर दिया। मींस यूलर ने एज्यूम किया कि हमारा जो फ्लूइड है वो नॉन विस्कस है, मतलब हमारा आइडियल फ्लूइड है या आइडियल फ्लो है। तो आइडियल फ्लूइड है, तो आइडियल फ्लूइड का मतलब है विस्कोसिटी जीरो, मतलब फोर्स ड्यू टू विस्कोसिटी इसकी नेग्लेक्ट हो जाएगी, मींस जीरो हो जाएगी। तो हमारा जो नेट इक्वेशन होगा, जो फोर्स का इक्वेशन होगा, एफ एक्स नेट इज इक्वल टू एफ जी एक्स मींस ग्रेविटी फोर्स प्लस प्रेशर फोर्स, ये दो का सम हो जाएगा। और इस इक्वेशन को डियर स्टूडेंट यूलर इक्वेशन बोलते हैं। मींस यूलर ने, याद रखना, फोर्स ड्यू टू विस्कोसिटी इसको नेग्लेक्ट किया, नेवियर स्टोक्स ने फोर्स ड्यू टू टर्बुलेंस को नेग्लेक्ट किया, और रेनॉल्ड ने फोर्स ड्यू टू कंप्रेसिबिलिटी को नेग्लेक्ट किया डियर स्टूडेंट। और ये आपको याद रखना है। और यहां पे हमारा जो यूलर इक्वेशन आया, यहां से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यूलर इक्वेशन को ही जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ डायनामिक्स विच इज बर्नौलीज इक्वेशन मिलता है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो होगा ये यूलर इक्वेशन को बेसिकली डिराइव करना डियर स्टूडेंट। सो आई होप ये जो फोर्स के अलग अलग कॉम्पोनेंट है और इक्वेशन में कौन सा कंपोनेंट किस साइंटिस्ट ने नेग्लेक्ट किया, ये आपको समझ में आ गया होगा, राइट। ओके, सो डियर स्टूडेंट, नाउ हमारा जो टारगेट है ये है कि यूलर इक्वेशन ऑफ मोशन को अंडरस्टैंड करना और उसको डेराइव करना, और यूलर इक्वेशन से फिर फर्दर बर्नौलीज इक्वेशन को डेराइव करना।
अगर स्ट्रेट वे पूछता है कि बर्नौलीज इक्वेशन को डेराइव करो, तो आपको ऑब्वियसली पहले यूलर इक्वेशन को डेराइव करना होगा एंड देन फर्दर उसको आगे मैथमेटिकल ट्रीटमेंट मींस इंटीग्रेशन करके हम बर्नौलीज इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं। तो अगर 10 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं और 10 मार्क का क्वेश्चन है और बर्नौलीज इक्वेशन को डेराइव करने के लिए बोल रहा है, तो यूलर इक्वेशन को पहले डेराइव करना होगा, देन यू विल गो फर्दर टू द बर्नौलीज इक्वेशन डेरिवेशन, राइट। बट अगर शॉर्ट क्वेश्चन है तो आप यूलर इक्वेशन को मान सकते हो कि वी नो दैट यूलर इक्वेशन इज दिस एंड देन फर्दर आप उसको इंटीग्रेट करके बर्नौलीज इक्वेशन निकाल सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट विद यूलर इक्वेशन ऑफ मोशन। सबसे पहले यूलर इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं। आपको अभी हमने देखा था, अभी जस्ट हमने इसमें देखा है कि यूलर इक्वेशन में हमने सिर्फ ग्रेविटी फोर्स और प्रेशर फोर्स इन दो को काउंट करना है अपने को। तो ग्रेविटी फोर्स और प्रेशर फोर्स को काउंट करना है डियर स्टूडेंट। तो ये देखो, ये एक सिलेंड्रिकल फ्लूइड एलिमेंट कंसीडर किया है। ये हमारा एक सिलेंड्रिकल फ्लूइड एलिमेंट है जो ds लेंथ का है। जो किस लेंथ का है डियर स्टूडेंट? ds लेंथ का है, राइट। ds लेंथ का और dA इसका एरिया है। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है डियर स्टूडेंट? क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका क्या है? DA। सो DA इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया और DS क्या है? इसका लेंथ है। और एक सिलेंड्रिकल फ्लूइड एलिमेंट कंसीडर किया है और ये स्ट्रीमलाइन मोशन कर रहा है। तो S डायरेक्शन में, ये कौन सा डायरेक्शन है? इसको हमने S डायरेक्शन में अज्यूम किया है। एक सिलेंड्रिकल एलिमेंट जिसका एरिया DA है और लेंथ क्या है? DS है। तो अब इस सिलेंड्रिकल एलिमेंट पे डियर स्टूडेंट हम नेट फोर्स इस पे देख रहे हैं कि कौन कौन से फोर्स इस पे एक्ट करेगा। तो अगर हम यूलर इक्वेशन के अकॉर्डिंग चले तो यूलर इक्वेशन में प्रेशर और ग्रेविटी दो फोर्स हमें कंसीडर करना होगा। तो सिलेंड्रिकल फ्लूइड एलिमेंट के अगर डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड फ्लो किधर हो रहा है? इधर से इधर हो रहा है, राइट। ये हो रहा है हमारा डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड फ्लो। यहां से फ्लूइड इन कर रहा है और यहां से आउट हो रहा है, राइट। तो फ्लूइड जहां पे इन कर रहा है वहां पे कौन सा फोर्स एक्ट करेगा? तो प्रेशर फोर्स एक्ट करेगा। और ऑब्वियसली वो प्रेशर फोर्स क्या होगा? तो प्रेशर फोर्स क्या होता है? प्रेशर इंटू एरिया। क्योंकि प्रेशर हमेशा क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। सो हमारा प्रेशर फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया, राइट। तो इनलेट पे प्रेशर P है और एरिया इसका क्या है? DA। तो PDA एक फोर्स इस डायरेक्शन में इनलेट पे एक्ट कर रहा है, राइट। बट आउटलेट पे डियर स्टूडेंट, आउटलेट पे इसके ठीक ऑपोजिट में एक्ट करेगा। ऑब्वियसली यहां से जब फ्लूइड आउट होगा तो न्यूटन्स थर्ड लॉ से बैक फोर्स एक्सर्ट करेगा, राइट। तो बैक फोर्स कितना एक्सर्ट करेगा? तो जो यहां का प्रेशर है उसमें ये DA से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पे प्रेशर क्या होगा डियर स्टूडेंट? तो चूंकि ये DS डिस्टेंस मूव हो गया ना, DS डिस्टेंस पे प्रेशर में कुछ वेरिएशन हम एज्यूम कर लेते हैं। तो P जो यहां पे इनलेट पे है वो तो रहेगा ही रहेगा, प्लस हम मान लेते हैं कि हमारा जो प्रेशर वेरिएशन है वो क्या है? प्रेशर वेरिएशन रेट क्या है? S के रिस्पेक्ट में डेल P बाय डेल S। तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये हमने एज्यूम कर लिया डेल P बाय डेल S। तो यहां पे क्या हो जाएगा? P प्लस डेल P बाय डेल S। ये तो हो गया कि ये इंक्रीमेंट, रेट ऑफ इंक्रीमेंट है और हमें कितने डिस्टेंस के लिए निकालना है? DS के लिए। तो कितना हमारा इंक्रीमेंट हो जाएगा? डेल P बाय डेल S इंटू DS। तो ये P में ऐड हो जाएगा, मींस P प्लस डेल P बाय डेल S इंटू DS। ये टोटल प्रेशर हो जाएगा, राइट। और प्रेशर में फिर एरिया DA से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा प्रेशर फोर्स हो गया। तो इनलेट पे डियर स्टूडेंट PDA एक्ट करेगा और यहां पे P प्लस डेल P बाय डेल S इंटू DS इंटू DA होल DA, ये आउटलेट पे प्रेशर फोर्स एक्ट करेगा। नाउ इस सिलेंड्रिकल फ्लूइड एलिमेंट के सेंटर ऑफ ग्रेविटी मीन सेंटर से इसका वेट एक्ट करेगा डियर स्टूडेंट। ये इसका वेट है। वेट कैसे है? रो G DA DS। वेट कैसे निकालेंगे डियर स्टूडेंट? तो वेट हमेशा होता है मास इंटू ग्रेविटी, राइट। मास हमेशा क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू G। यहां पे डेंसिटी इज रो, वॉल्यूम क्या हो जाएगा इस सिलेंड्रिकल फ्लूइड एलिमेंट का डियर स्टूडेंट? एरिया इनटू लेंथ। क्या हो जाएगा? एरिया इनटू लेंथ। तो एरिया हमारा क्या है? DA और लेंथ क्या है? DS। तो रो DA DS ये आ जाएगा और इनटू G आ जाएगा। तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा रो G DA DS। ये हो जाएगा हमारा जो सिलेंड्रिकल फ्लूइड एलिमेंट है उसका वेट, जो कि इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डाउनवर्ड एक्ट करेगा। तो ये ग्रेविटी फोर्स हो गया और ये प्रेशर फोर्स हो गया। नाउ हमने एज्यूम किया कि ये जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट है ना, ये जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट है और जिस डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ये दोनों आपस में थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। हमने एज्यूम किया कि डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड फ्लो और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट
वेट एक्टिंग, इन दोनों के बीच में थीटा एंगल एक्ट कर रहा है डियर स्टूडेंट। तो आपको यहाँ पे ये देखना होगा कि ओके, सो नेट टोटल फोर्सेस हमने यहाँ पे डिपिक्ट कर दिया, टोटल फोर्स इस पे क्या एक्ट कर रहा है। तो अब हमें सिंपल सा इसमें लॉजिक लगाना है डियर स्टूडेंट कि इस पे जो नेट फोर्स एक्ट हो रहा है वो मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। अगर डायनामिक्स के इक्वेशन के अकॉर्डिंग चले तो न्यूटन का सेकंड लॉ कह रहा है कि अगर इस पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो मास इनटू इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन के बराबर होगा। तो सबसे पहले नेट फोर्स हम इस पे निकालते हैं। नेट फोर्स कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? नेट फोर्स ऑन सिलेंड्रिकल फ्लूइड एलिमेंट, सिलेंड्रिकल फ्लूइड एलिमेंट, ये क्या हो जाएगा? सिलेंड्रिकल फ्लूइड एलिमेंट पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा? तो पीडीए इस डायरेक्शन में है तो पीडीए, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस ले लेंगे डियर स्टूडेंट, क्या हो जाएगा? P प्लस डेल पी बाय डेल एस इंटू डी एस इंटू डी ए, राइट। एक ये फोर्स आ जाएगा और ये जो वेट फोर्स है ना, इसका ये वाला कंपोनेंट, इसका ये वाला जो कंपोनेंट होगा डियर स्टूडेंट, ये भी माइनस होगा क्योंकि ये भी इस डायरेक्शन में ऑपोजिट टू पीडीए हो जाएगा। इसका एरो डाउनवर्ड है तो इसका ये वाला जो कंपोनेंट होगा डियर स्टूडेंट, ये भी फ्लो के डायरेक्शन में कंट्रीब्यूटरी फोर्स होगा। तो इसका ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? तो ऑब्वियसली इस फोर्स का ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा cos थीटा, राइट। अगर आपको बेसिक मैकेनिक्स से अगर ये एक फोर्स है F और ये एंगल है मान लो थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? F cos थीटा, ये हो जाएगा F cos थीटा और ये क्या हो जाएगा? F sin थीटा। तो ये फोर्स तो हमें खैर अभी चाहिए नहीं, ये हमारा फ्लो के डायरेक्शन में कौन सा फोर्स आ जाएगा? इसका cos कंपोनेंट, तो वो भी माइनस होगा डियर स्टूडेंट। तो क्या हो जाएगा? माइनस रो जी डी ए डी एस cos थीटा। ये नेट फोर्स है जो इस सिलेंड्रिकल फ्लूइड एलिमेंट पे लग रहा है और ये नेट फोर्स किसके बराबर होना चाहिए? मास, मतलब इस फ्लूइड एलिमेंट का मास। तो मास क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? मास होगा, चूंकि इसका वेट है ये, तो इसमें g हटा देंगे तो रो डी ए डी एस, ये मास हो जाएगा, रो डी ए डी एस, ये इसका मास हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इन एक्स एस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में मैंने एक्सेलरेशन एस मान लिया, तो ये दोनों बराबर होगा। ये अल्टीमेटली नेट फोर्स है, ये क्या है? नेट फोर्स है। और नेट फोर्स किसके बराबर होना चाहिए? मास, ये क्या हमारा मास है, मास इंटू एक्सेलरेशन। आपको पता है कि फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, राइट। नाउ इसी को हमें रीराइट करके डियर स्टूडेंट डिराइव करना है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। पीडीए अगर हम डीए से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस को ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा पीडीए माइनस डेल पी बाय डेल एस इंटू डी एस टी ए एंड माइनस रो जी डी ए डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू रो डी ए डी एस। डियर स्टूडेंट, ए एस एक्सेलरेशन इन एस डायरेक्शन, तो एक्सेलरेशन बेसिकली किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? वेलोसिटी और टाइम पे डिपेंड करता है, राइट। वेलोसिटी और टाइम का ये फंक्शन है। एक्सेलरेशन जो है हमारा ए एस, ये फंक्शन है किसका? फंक्शन है, फंक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम। तो मैं एक्सेलरेशन ए एस को डियर स्टूडेंट, ए एस को ओके, सो डियर स्टूडेंट, हम एएस जो हमारा एएस है ना, एक्चुअली एएस को हम डीवी बाई डी टी लिख सकते हैं। एएस को हम क्या लिख सकते हैं? डीवी बाई डी टी। एक्सेलरेशन वैसे भी क्या होता है? डीवी बाई डी टी। नाउ वी जो हमारा होता है ना डियर स्टूडेंट, वी जो होता है ना, ये होता है फंक्शन ऑफ एस एंड टी। मतलब जो वेलोसिटी होता है ये फंक्शन ऑफ डिस्टेंस और टाइम होता है। तो फंक्शन ऑफ एस और टी है, तो हम dv बाई डी टी को कैसे लिख सकते हैं? इसको हम कैलकुलस जो हमारा पार्शियल डेरिवेटिव फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं? डेल वी बाई डेल एस इंटू डी एस बाई डी टी प्लस डेल वी बाई डेल टी, ऐसा लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट। ऐसा क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हमारा जो वेलोसिटी है ये फंक्शन है एस और टी का।
ओके, सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे dv बाई डी टी, चूंकि v फंक्शन है डिस्टेंस और टाइम का, तो इसको पार्शियल डेरिवेटिव वे में dv बाई डी टी को हम क्या क्या लिख सकते हैं, डेल यू बाई डेल एस इंटू डी एस बाई डी टी प्लस डेल वी बाई डेल टी। नाउ इस डी एस बाई डी टी को डियर स्टूडेंट, डी एस बाई डी टी को हम क्या लिख सकते हैं, v, इसको क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी v, तो ये हो जाएगा v डेल यू बाई v डेल v बाई डेल एस प्लस डेल वी बाई डेल टी, राइट, ये हो जाएगा। नाउ अगर हम डियर स्टूडेंट फ्लो को स्टीडी माने, तो स्टीडी फ्लो में वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होता, सो फॉर स्टीडी फ्लो डेल वी बाई डेल टी जीरो हो जाएगा, राइट। सो यहां पे अगर हम फॉर स्टीडी फ्लो डेल वी बाई डेल टी क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों होगा, क्योंकि स्टीडी फ्लो में टाइम के रेस्पेक्ट में कुछ भी चेंज नहीं होता, तो डेल वी बाई डेल टू जीरो हो जाएगा। तो नाउ हम इसी इक्वेशन को लिखते हैं, सबसे पहले ये और ये कैंसिल हो जाएगा डियर स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा माइनस डेल पी बाई डेल एस इंटू डी एस डी ए माइनस रो जी डी ए डी एस कॉस थीटा। डियर स्टूडेंट, कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो ये देखो, ये वाला ये बेसिकली हमारा क्या है, इसको अगर हम इसको ऐसे डिनोट हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें और ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, तो इस डिस्टेंस, इसको हम नाम देते हैं dz। ये हमारा डेटम हाइट है डियर स्टूडेंट, ये क्या है, dz है, मतलब ds, ये ds है, ये लेंथ है, और यहां से इनलेट से आउटलेट का जो वर्टिकल डिस्टेंस है, ये इस सिलेंड्रिकल फ्लूइड एलिमेंट के लिए क्या है, dz है, जो डेटम हाइट है। तो ये हमारा dz है और ये हमारा ds आ गया और ये थीटा है, तो इसको ज्वाइन कर दिया, तो यहां से क्लियर है कि cos थीटा क्या होगा, cos थीटा हो जाएगा dz बाई ds। तो हम चाहे तो cos थीटा को यहाँ पे रो जी डी ए डी एस, कॉस थीटा को हम डियर स्टूडेंट क्या लिख सकते हैं, dz बाई ds लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा रो डी ए डी एस, राइट, और यहां पे dv बाई डी टी को हमने ये लिखा था, इसमें डेल v बाई डेल टी जीरो हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा v डेल v बाई डेल एस, तो इनटू v डेल v बाई डेल एस, राइट, ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट, राइट। ओके, सो डियर स्टूडेंट, अब अगर हम इस इक्वेशन में रो डी ए डी एस ये वाले टर्म से अगर दोनों साइड डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाय रो डी ए डी एस, तो इसमें तो ये कैंसल हो जाएगा, डिवाइडिंग बाय रो डी ए डी एस ऑन बोथ साइड, तो हमारा इस साइड से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये तो पूरा कैंसल हो जाएगा। रो डी ए डी एस से डिवाइड करेंगे यहाँ पे डियर स्टूडेंट, तो डी एस और डी ए इसका कैंसल होगा और रो नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस डेल पी बाई रो डेल एस, राइट। इसमें रो डी ए डी एस से डिवाइड कर देंगे तो रो डी ए डी एस कैंसल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस जी डी जेड बाई डी एस, राइट, और ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट वी डेल वी बाई डेल एस, राइट। अब अगर मैं इसको रीराइट करूं डियर स्टूडेंट, तो इसको रीराइट कैसे कर सकता हूं, इसको रीराइट कर सकता हूं मैं v, ये दो डी एस सारे साइड से हटा सकते हैं हम, राइट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस, इसको हम इस साइड ले लेंगे तो ये हो जाएगा v डेल v प्लस, इसको ऐसा लिख सकते हैं डेल पी बाई रो। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा डेल पी बाई रो, ds हटा दिया हमने, ds कैंसल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल पी बाई रो, और इन दोनों टर्म को इस साइड ही ले लेते हैं, प्लस v dv प्लस g dz इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, जीरो, राइट। और यही हमारा यूलर इक्वेशन आ गया, ये हमारा क्या आ जाएगा, यूलर इक्वेशन, इसी को हम बोलते हैं क्या, यूलर्स इक्वेशन। सो यूलर्स इक्वेशन हमारा क्या हो गया, डेल पी बाय रो प्लस वी डी वी
प्लस वी डी वी प्लस जी डी जेड इज इक्वल टू 0 हो जाएगा डियर स्टूडेंट, और यही हमारा यूलर इक्वेशन है। ओके, सो डियर स्टूडेंट ये यूलर इक्वेशन आ गया। नाउ इस यूलर इक्वेशन में दोनों साइड हम इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डेल पी बाय रो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वी डी वी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी डी जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो, ये क्या बन जाएगा डियर स्टूडेंट, कांस्टेंट। इंटीग्रेशन ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। नाउ अगर हम फ्लो को इनकम्प्रेसिबल मान लें डियर स्टूडेंट, तो हमारा रो कांस्टेंट हो जाएगा। if flow is incompressible, so therefore जो हमारी डेंसिटी है ये कांस्टेंट होगी इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए, तो इसमें रो हमारा बाहर आ जाएगा, 1 बाय रो बाहर आ जाएगा, और डेल पी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पी, तो ये हो जाएगा पी बाय रो, फर्स्ट टर्म हो जाएगा पी बाय रो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वी डी वी डी स्टूडेंट क्या होगा, वी स्क्वायर बाय 2, ये क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय 2, इंटीग्रेशन x टू दी पावर n का क्या होता है, x टू दी पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, सो वी डी वी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय 2 प्लस g कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और dz का क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू कांस्टेंट, राइट। सो यहां पे अगर मैं रो जी से यहां पे g से अगर फिर से डिवाइड कर दूं, तो डिवाइडिंग बाय g ऑन बोथ साइड, g जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जो अपने आप में एक कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा p बाय रो जी प्लस वी स्क्वायर बाय 2g प्लस z इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन g इज अगेन कांस्टेंट ही होगा, ये आ गया। और ये हमारा बेसिकली बर्नौलीज इक्वेशन है डियर स्टूडेंट, ये बर्नौलीज इक्वेशन है, और इसी को हमें डिटेल में बेसिकली डिटेल में इंटरप्रेट करना है, राइट। सो बर्नौलीज इक्वेशन हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। बर्नौलीज इक्वेशन को डेराइव करने के लिए अगर आता है डियर स्टूडेंट, तो एक तो है कि यहां पे यूलर इक्वेशन, वी नो दैट यूलर इक्वेशन, और फिर यूलर इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि यूलर इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं, देन वी गेट अ बर्नौलीज इक्वेशन। सो बर्नौलीज इक्वेशन जो कि मोस्ट यूज्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है, जो डायनामिक्स में यूज किया जाता है, और ये कहां से आता है, यूलर इक्वेशन से। तो यूलर इक्वेशन से हमारा जो इक्वेशन आया, p बाय रो जी प्लस वी स्क्वायर बाय 2g प्लस z इज इक्वल टू कांस्टेंट, और यही हमारा क्या है, बर्नौलीज इक्वेशन है। सो ये बर्नौलीज इक्वेशन का डेरिवेशन है। अगर 10 मार्क्स का आता है एसएससी जेई में, इसके अलावा बीटेक सेमेस्टर सब्जेक्ट्स, एएमआई सेक्शन बी, आईईएस, इन सब में अगर क्वेश्चंस आता है कि बर्नौलीज इक्वेशन को डेराइव करो, देन ऑब्वियसली आपको पहले यहां से स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच करना होगा, और पहले यूलर इक्वेशन डेराइव करना होगा, देन यू कैन गो फर्दर फॉर बर्नौलीज इक्वेशन डेरिवेशन। सो आई थिंक ये जो पूरा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, जो कि यूलर इक्वेशन का डेरिवेशन और फर्दरमोर बर्नौलीज इक्वेशन का डेरिवेशन है बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन ऑफ यूलर इक्वेशन, ये आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। ओके, सो डियर स्टूडेंट, अब हम बर्नौलीज इक्वेशन को का इंटरप्रिटेशन करते हैं। अभी हमने बर्नौलीज इक्वेशन को डेराइव किया, और बर्नौलीज इक्वेशन क्या है, p बाय रो जी प्लस वी स्क्वायर बाय 2g प्लस z इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, राइट। इसको अलग अलग फॉर्म में डिनोट करते हैं। अगर आप देखोगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, p1 बाय रो जी प्लस v1 स्क्वायर बाय 2g प्लस z1 इज इक्वल टू p2 बाय रो जी प्लस v2 स्क्वायर बाय 2g प्लस z2। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर इनलेट और आउटलेट दोनों के लिए लिखना हो तो ऐसा लिख सकते हैं। ये क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट, हमारे पास 3 टर्म है। ये पहला टर्म है p बाय रो जी, दूसरा है v स्क्वायर बाय 2g, और तीसरा है z। अगर आप गौर से देखोगे डियर स्टूडेंट, तो ये बेसिकली इसको हम बोलते हैं, बेसिकली हमारा ये क्या है, एनर्जी हेड है। ये बेसिकली ये एनर्जी हेड है।
अगर आप गौर से देखोगे तो ये एनर्जी हेड है, और ये अगर ये वाला देखो इसको बोलते हैं प्रेशर हेड। इसको क्या बोलते हैं? प्रेशर हेड। तो ये होता है P बाय रो जी, प्रेशर हेड। हेड का मतलब है डिस्टेंस। तो इन सब की यूनिट आप देखो, सारे यूनिट मीटर ही है। जैसे जेड क्या होती है? डेटम हाइट, तो ये मीटर है। ऑब्वियसली ये इक्वेशन है तो सारे फिर मीटर ही होंगे, तभी ये यूनिट वाइज यूनिफॉर्म हो पाएगा। तो ये मीटर है। आप इसको भी चेक करो, वेलोसिटी का अगर मैं मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर अपॉन 2 का तो कोई यूनिट होगा नहीं, और जी का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऊपर हो जाएगा मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा डिस्टेंस सेकेंड स्क्वायर बाय मीटर। अल्टीमेटली ये मीटर ही बनेगा, राइट। और इसकी भी यूनिट अगर देखो तो इसकी भी यूनिट प्रेशर क्या होता है? न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर अपॉन रो क्या होता है डिस्टेंस, डेंसिटी क्या होता है? केजी पर मीटर क्यूब, और g क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर से ये मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। न्यूटन ऑब्वियसली क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बाय मीटर स्क्वायर इनटू ये मीटर स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा केजी। केजी से केजी कैंसल डियर स्टूडेंट, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसल, सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर कैंसल, अल्टीमेटली क्या बचा? मीटर। मींस यहां से क्लियर है कि बर्नौलीज इक्वेशन में जो 3 टर्म है, तीनों टर्म की बेसिकली यूनिट क्या है? मीटर है। और ये मीटर होने की वजह से ये बेसिकली हेड है। ये क्या है? हेड है। अब ये तीनों हेड है और इसको बोलते हैं एनर्जी हेड। ये हमारे ये तीनों क्या है? बेसिकली तीनों एनर्जी हेड है डियर स्टूडेंट। तीनों अलग अलग टाइप के एनर्जी हेड है। ये क्या है? एनर्जी हेड, एनर्जी हेड, राइट। और अगर आप देखोगे ये एनर्जी हेड है और इसकी यूनिट बेसिकली क्या है? मीटर। यूनिट क्या है? मीटर है। और ये किस टाइप की एनर्जी हेड है? तो सबसे पहला को बोलते हैं प्रेशर हेड। और ये प्रेशर हेड क्या होता है? प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट। ये क्या होता है? प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट। मींस नीचे वेट आएगा डियर स्टूडेंट। आप चेक भी कर सकते हो कि कैसे ये P बाय रो जी प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट है। तो डियर स्टूडेंट प्रेशर एनर्जी बेसिकली क्या होता है? प्रेशर इंटू वॉल्यूम, फ्लो एनर्जी जिसको बोलते हैं, प्रेशर इंटू वॉल्यूम। क्या होता है प्रेशर एनर्जी? प्रेशर इंटू वॉल्यूम बाय वेट क्या होता है? m इंटू जी, राइट। नाउ प्रेशर इंटू m, वॉल्यूम को अगर मैं मास बाय नीचे वॉल्यूम ले आऊंगा तो इंटू जी। अब ये हो जाएगा P बाय मास बाय वॉल्यूम क्या होता है? रो जी। तो देखो ये P बाय रो जी इज नथिंग बट प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट। प्रेशर एनर्जी का मतलब है प्रेशर इंटू वॉल्यूम, ये फ्लो एनर्जी होती है डियर स्टूडेंट। ये प्रेशर इंटू वॉल्यूम क्या है? फ्लो एनर्जी है, ये फ्लो एनर्जी है। सो प्रेशर इंटू वॉल्यूम बाय mg, तो P बाय रो जी आ गया। इसको बोलते हैं प्रेशर हेड। ये v स्क्वायर बाय 2g डियर स्टूडेंट, ये क्या है? इसको बोलते हैं काइनेटिक हेड। इसको बोलते हैं काइनेटिक हेड। इसको बोलते हैं काइनेटिक हेड, मतलब ये है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट। ये भी क्या है? काइनेटिक हेड क्या है? काइनेटिक एनर्जी के पर यूनिट वेट। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट कैसे है ये। तो काइनेटिक एनर्जी सबको पता है हाफ mv स्क्वायर है, और वेट क्या होता है डियर स्टूडेंट? m इंटू जी। m से m कैंसल हो जाएगा, v स्क्वायर बाय 2g। तो देखो ये v स्क्वायर बाय 2g इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट। तो ये भी काइनेटिक एनर्जी है पर यूनिट वेट। ये क्या है? प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट या फ्लो एनर्जी पर यूनिट वेट। और z को बेसिकली डियर स्टूडेंट हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट या डेटम एनर्जी पर यूनिट वेट भी बोलते हैं। तो z को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट, पर यूनिट वेट। आप चाहो तो पोटेंशियल एनर्जी सबको पता है कितना होता है? mg। यहां पे अगर हमने हाइट को z माना है तो mgz, और बाय वेट क्या होगा? mg से mg कैंसल, z। मतलब हम z को पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट बोल सकते हैं। तो यहां से क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट कि जो बर्नौलीज इक्वेशन के 3 टर्म है, ये तीनों 3 टर्म्स आर नथिंग बट इट्स अ एनर्जी पर यूनिट वेट। ये याद रखना कि तीनों टर्म क्या है? एनर्जी पर यूनिट वेट। कई बार पूछा गया है कि काइनेटिक बर्नौलीज इक्वेशन के जो तीनों टर्म है ये क्या है? एनर्जी पर यूनिट वेट है, पर यूनिट वेट है। और कौन कौन से एनर्जी है?
प्रेशर एनर्जी या फ्लो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल या डेटम एनर्जी बोलते हैं डियर स्टूडेंट। ये तीनों का सम है और ये कांस्टेंट होगा। आप इसको चाहो तो इनलेट के पे अगर मान लो प्रेशर P1 है, वेलोसिटी V1 है, आउटलेट पे प्रेशर P2 है, वेलोसिटी V2 है, आउटलेट का ये डेटम है। ये क्या है डियर स्टूडेंट? डेटम। तो ये डेटम लाइन है। डेटम लाइन से आउटलेट मान लो Z2 हाइट पे है, डेटम लाइन से इनलेट मान लो Z1 हाइट पे है। तो बर्नौलीज इक्वेशन जो कि दिस प्लस दिस प्लस दिस कांस्टेंट है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि इसका इनिशियल वैल्यू इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू। तो इनिशियल मान लो इनलेट पे क्या हो जाएगा? P1 बाय रो जी, क्योंकि रो तो चेंज नहीं होगा और जी चेंज नहीं होगा, तो ये फिक्स रहता है। P1 बाय रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z1 इज इक्वल टू P2 बाय रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z2। अगर पाइप डियर स्टूडेंट हॉरिजॉन्टल हो, सो फॉर हॉरिजॉन्टल पाइप क्या हो जाएगा? Z1 और Z2 इक्वल हो जाएगा। फॉर हॉरिजॉन्टल पाइप Z1 इज इक्वल टू Z2 हो जाएगा। तो उस केस में फॉर हॉरिजॉन्टल पाइप, ये फॉर हॉरिजॉन्टल पाइप Z1 इज इक्वल टू Z2 हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, P1 बाय रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G इज इक्वल टू P2 बाय रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाय 2G। हॉरिजॉन्टल पाइप के लिए हम ऐसा भी लिख सकते हैं, राइट डियर स्टूडेंट। सो ये हमारा बर्नौलीज इक्वेशन है। और बर्नौलीज इक्वेशन इसेंशियली अगर आप देखोगे डियर स्टूडेंट, तो ये एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है। बर्नौलीज इक्वेशन क्या है? एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये क्या है? एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। और बर्नौलीज इक्वेशन कहता है कि आप फ्लो अगर हो रहा है तो फ्लो के किसी भी पॉइंट पे ये जो तीन एनर्जी है ना, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और डेटम एनर्जी, तीनों एनर्जी का पर यूनिट वेट का जो सम होगा ना, दैट विल बी ऑलवेज कांस्टेंट। तो बर्नौलीज इक्वेशन क्या कहता है कि फ्लो अगर हो रहा है तो किसी भी पॉइंट पे टोटल एनर्जी कांस्टेंट होगा, ऐसा भी बोला जा सकता है। इसीलिए इसको एनर्जी कंजर्वेशन लॉ भी बोलते हैं। और टोटल एनर्जी में कौन कौन सी एनर्जी काउंट है? तो यहां पे प्रिडोमिनेंटली हम तीन एनर्जी लेते हैं, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और डेटम एनर्जी। ये तीनों एनर्जी का पर यूनिट वेट जो होता है ना, ये हमेशा कांस्टेंट होता है। तो ये मोस्ट यूज्ड फॉर्म है बर्नौलीज इक्वेशन का जो हम यूज करते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट, इस बर्नौलीज इक्वेशन जो कि सबसे ज्यादा फ्लूइड मैकेनिक्स में यूज किया जाता है, आप देखोगे मोस्ट ऑफ द टाइम आप इस इक्वेशन को लगाते हो। इसमें ऑब्वियस है कि कुछ एजम्पशंस हैं, मतलब बर्नौलीज इक्वेशन का ये जो फॉर्मेट है, ये जब आप कहीं पे भी अप्लाई करते हो प्रेशर या वेलोसिटी वगैरह फाइंड करने के लिए, तो कुछ एजम्पशंस है जिससे ये सब्जेक्टेड है। अगर वो एजम्पशंस फुलफिल नहीं होगा तो वो वैल्यू करेक्ट नहीं होगा। तो क्या एजम्पशन है इसको देख लेते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, एजम्पशंस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। सो एजम्पशंस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। ओके, सो डियर स्टूडेंट, एजम्पशन जो कि बहुत बार आपके एग्जाम में आता है, सो एजम्पशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, एजम्पशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, बर्नौलीज थ्योरम और बर्नौलीज इक्वेशन जो कि उसका आउटपुट है। सो एजम्पशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, पहला एजम्पशन है डियर स्टूडेंट कि जो हमारा फ्लो है वो बेसिकली हमारा जो फ्लो है वो आइडियल फ्लो है, मतलब हमारी विस्कोसिटी क्या है? जीरो है। सो फ्लो शुड बी आइडियल। हालांकि कोई भी फ्लो आइडियल नहीं होता, हर एक फ्लूइड में कुछ ना कुछ विस्कोसिटी होती है, बट यहां पे हम एज्यूम करते हैं कि हमारा जो फ्लो है वो आइडियल है। चूंकि वाटर जैसे फ्लूइड के लिए विस्कोसिटी की वैल्यू बहुत कम होती है, इसीलिए ज्यादातर ये बर्नौलीज इक्वेशन हमें क्लोज टू करेक्ट वैल्यू दे देता है। तो हालांकि इसकी जो एजम्पशन है कि फ्लो शुड बी आइडियल, दैट इज नॉन विस्कस, राइट। इनविस्सीड भी बोलते हैं डियर स्टूडेंट, जिसमें विस्कोसिटी नहीं होती है उसको बोलते हैं इनविस्सीड। सो फ्लो शुड बी आइडियल और नॉन विस्कस और इनविस्सीड, राइट। सो म्यू क्या होना चाहिए? फ्लो आइडियल का मतलब है जो कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो जीरो होनी चाहिए, राइट। दूसरा डियर स्टूडेंट, आपको अभी आपने देखा था कि हमने बर्नौलीज इक्वेशन को डेराइव किया है कॉन्टिन्यूटी से, और कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन में हमने
बेसिकली स्टीडी फ्लो माना था, तो फ्लो शुड बी स्टीडी होना चाहिए, मतलब टाइम डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। सो फ्लो शुड बी स्टीडी, फ्लो शुड बी स्टीडी। तो हमारा फ्लो क्या होना चाहिए? स्टीडी, टाइम डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। थर्ड क्या है डियर स्टूडेंट? हमारा जो फ्लो है वो बेसिकली इररोटेशनल होना चाहिए। फ्लो में कोई टर्बुलेंस नहीं होनी चाहिए। तो हमारा जो फ्लो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? फ्लो शुड बी इररोटेशनल। इररोटेशनल का मतलब है कि जो फ्लो है वो एकदम से अपने एक्सिस पे रोटेट करके मूव नहीं करना, मतलब कोई टर्बुलेंट नहीं होना चाहिए। हमारा फ्लो क्या होना चाहिए? स्ट्रीमलाइन होना चाहिए। तो फ्लो शुड बी इररोटेशनल, राइट। एंड द लास्ट एजम्पशन विच इज कि फ्लो हमारा इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, मतलब हमारे फ्लोइंग फ्लूइड की डेंसिटी वेरी नहीं करनी चाहिए। तो फ्लो शुड बी इनकम्प्रेसिबल। सो फ्लो शुड बी इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल का मतलब है डियर स्टूडेंट कि इसका जो डेंसिटी होगा रो, ये कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये जो चार मेन एजम्पशन है डियर स्टूडेंट, ये अगर फुलफिल हो रहा है तो बर्नौलीज इक्वेशन आपको एग्जैक्ट वैल्यू देगा, या अगर बर्नौलीज इक्वेशन ले रहे हो तो आपको ये एज्यूम करना पड़ेगा। और चूंकि हमारे वाटर के केस में मोर और लेस ये वैल्यूज, ये कंडीशन मेट हो जाती है, इसीलिए हम बर्नौलीज इक्वेशन को वाइडली लेते हैं। और ये एक आइडियल फ्लो के लिए है, आइडियल फ्लूइड के लिए है। अगर प्रैक्टिकल फ्लूइड के लिए बर्नौलीज इक्वेशन लोगे डियर स्टूडेंट, तो बर्नौलीज इक्वेशन हमेशा फिर जो हमारा ये जो कांस्टेंट है ना, इनलेट पे ये टोटल एनर्जी और आउटलेट पे जो टोटल एनर्जी है ये कांस्टेंट नहीं रहेगा। इनलेट पे जितनी एनर्जी होगी आउटलेट पे थोड़ी कम हो जाएगी, मतलब बीच में कुछ फ्रिक्शनल लॉस होगा। तो अगर हम फ्रिक्शनल लॉस को भी राइट साइड में ऐड कर दें तो फिर वो रियल फ्लूइड के लिए बर्नौलीज इक्वेशन हो जाएगा। आप समझ रहे हो? अगर यहां पे जितना टोटल एनर्जी पर यूनिट वेट है या टोटल हेड है, और यहां पे जो टोटल हेड है, दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। यहां पे ज्यादा होगा, यहां पे कम होगा, यहां पे ज्यादा होगा और यहां पे कम होगा, तभी फ्लो होता है। फ्लो हमेशा हाई हेड से लो हेड की तरफ फ्लो होता है डियर स्टूडेंट, याद रखना। किसी भी पॉइंट पे अगर हमें किसी भी पाइप में ये पता करना हो कि फ्लो किधर से किधर हो रहा है, तो हम एज्यूम करेंगे जिस एक पॉइंट पे हम टोटल हेड निकालेंगे, मतलब प्रेशर हेड, काइनेटिक हेड और डेटम हेड। दूसरे पॉइंट पे फिर हम टोटल एनर्जी हेड निकालेंगे, प्रेशर हेड, काइनेटिक हेड और डेटम हेड। अगर पहले पॉइंट पे ज्यादा हुआ तो हमेशा पहले से दूसरे की तरफ फ्लो होगा। सो हमेशा फ्लो हाई हेड से लो हेड की तरफ होता है, ये याद रखना। तो बर्नौलीज इक्वेशन के इस कंडीशन को हम फ्लो डिसाइड करने में भी यूज कर सकते हैं, राइट। सो फॉर रियल फ्लूइड जो हमारा बर्नौलीज इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा P1 बाय रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z1 इज इक्वल टू P2 बाय रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z2 प्लस हेड लॉस HL। डियर स्टूडेंट यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? HL। ये HL क्या है? फ्रिक्शनल हेड लॉस है, या इसको आप HF भी बोल सकते हो। HF, ये HF क्या है? हमारा हेड लॉस है, फ्रिक्शनल हेड लॉस है। HF इज फ्रिक्शनल हेड लॉस, फ्रिक्शनल हेड लॉस है, जो कि यहां से यहां रियल विस्कोसिटी होने की वजह से जो टोटल लॉस होगा वो बेसिकली HF है। तो राइट साइड में ये हमेशा ऐड होगा, और अगर फ्लो हमारा इधर से इधर हो रहा है। सो आई होप आपने बर्नौलीज इक्वेशन, उसके एजम्पशंस और बर्नौलीज इक्वेशन का डेरिवेशन फ्रॉम कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, ये जो सुपर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा, राइट। ओके, सो डियर स्टूडेंट, बर्नौलीज इक्वेशन जो कि क्या है? P1 बाय रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z1 इज इक्वल टू P2 बाय रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z2, राइट। ये फॉर आइडियल फ्लो, राइट। और प्रैक्टिकल फ्लूइड के लिए क्या हो जाएगा, या प्रैक्टिकल फ्लो के लिए P1 बाय रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z1 इज इक्वल टू P2 बाय रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z2
प्लस HL हो जाएगा। HL क्या है डियर स्टूडेंट? HL हमारा हेड लॉस है, इसको बोलेंगे हेड लॉस। जब फ्लो होता है तो इनलेट से आउटलेट तक जो लॉस होता है वो हेड का, वो हेड लॉस है। तो ये किसके लिए हो जाएगा? एक्चुअल फ्लो के लिए, फॉर एक्चुअल फ्लो, क्योंकि एक्चुअल फ्लो में हमेशा कुछ न कुछ हेड लॉस होगा डियर स्टूडेंट। आइडियल फ्लो में हम नेग्लेक्ट करते हैं, बट एक्चुअल फ्लो में होगा तो राइट साइड में हम ऐड कर देंगे। इसको डियर स्टूडेंट, इसको टोटल एनर्जी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? टोटल एनर्जी हेड। टोटल एनर्जी हेड है ये, टोटल एनर्जी हेड है, राइट? टोटल एनर्जी हेड है, राइट? सो अगर इसको हम ई बोल सकते हैं, टोटल एनर्जी को हम बोल सकते हैं ई। तो अगर E1 इज ग्रेटर देन E2, अगर E1 इज ग्रेटर देन E2, देन फ्लो विल अकर फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड पॉइंट, राइट? फर्स्ट टू सेकेंड पॉइंट। तो अगर कभी भी हमें फ्लो को फाइंड करना है तो हम ऐसा कर सकते हैं। मान लो ये एक पाइप है, ये पाइप है, ये मान लो 1 है और ये क्या है 2 है। तो यहाँ का हम E1 निकाल लेंगे, मतलब टोटल एनर्जी हेड, और यहाँ का टोटल एनर्जी हेड E2 निकाल लेंगे। और अगर E1 ग्रेटर देन E2 है तो फ्लो ऐसे होगा, लेकिन अगर E2 बड़ा हो गया E1 से तो फ्लो इसके उल्टा इस डायरेक्शन में हो जाएगा, राइट? तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना है। नाउ इस इक्वेशन के साथ साथ, बर्नौलीज इक्वेशन के इस इक्वेशन के साथ साथ कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन का ये वाला फॉर्म, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन जो हमने काइनेमेटिक ऑफ फ्लूइड फ्लो में अंडरस्टैंड किया था, एंड दैट वाज A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। ये भी काफी बार इसको यूज करना होगा डियर स्टूडेंट। हमें जब फ्लो हो रहा है तो पाइप के किसी भी सेक्शन का A1 क्या है? इनलेट एरिया, V1 इनलेट वेलोसिटी, A2 क्या है? आउटलेट एरिया, V2 क्या है? आउटलेट वेलोसिटी। तो इस इक्वेशन को यूज करके हम V1 और V2 फाइंड कर लेते हैं, राइट? और एक बार V1 और V2 आ गया तो V1 और V2 को हम बर्नौलीज इक्वेशन में पुट करके फिर प्रेशर पार्ट निकाल सकते हैं। तो जब भी आपको फ्लूइड का फ्लो हो रहा है और प्रेशर फाइंड करना है तो बर्नौलीज इक्वेशन को लगाते हैं। और बर्नौलीज इक्वेशन में चूंकि इनलेट और आउटलेट पे सारी वैल्यू पता होनी चाहिए, किस किस का? प्रेशर, वेलोसिटी और डेटम हाइट का। तो वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए कई बार हम कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन का ये वाला फॉर्म यूज करते हैं, विच इज A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। मींस डिस्चार्ज हमेशा कांस्टेंट होता है, क्यू इज इक्वल टू कांस्टेंट, और डिस्चार्ज क्या होगा? A1 V1 और A2 V2, जो कि दोनों आपस में इक्वल होता है। तो इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स काफी आते हैं डियर स्टूडेंट, इसको हम आगे फर्दर करेंगे। पहले हम थ्योरी पार्ट करते हैं, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स काफी आते हैं, राइट? ओके, सो डियर स्टूडेंट, नाउ बर्नौलीज इक्वेशन पे बेस्ड काफी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और उन्हीं प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चन में से एसएससी जेई में एक क्वेश्चन आया हुआ है, और ये क्वेश्चन मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूं। ये बर्नौलीज इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन? देखो क्वेश्चन कह रहा है द वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ पाइप हैविंग डायमीटर 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर at section A and B respectively. The rate of flow through pipe is 35 liter per second. Full stop. The section A is 6 meter above datum and section B is 4 meter above datum. Full stop. If pressure at section A is 39.24 Newton per centimeter square, find the pressure at section B. This बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। कह रहा है कि डायमीटर 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर के दो एंड वाले पाइप हैं। तो हमने क्या किया, ये 20 सेंटीमीटर का बना लिया, और इसको आप, ये 20 सेंटीमीटर का हो गया, और ये हमारा क्या आ गया? 10 सेंटीमीटर का हो गया। ये डायमीटर डियर स्टूडेंट कितना है? ये हो गया हमारा D1 कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर, और ये हमारा डायमीटर हो गया D2, ये डियर स्टूडेंट क्या है? 10 सेंटीमीटर है, राइट? ये सेक्शन A है और ये सेक्शन B है, राइट? द रेट ऑफ फ्लो थ्रू पाइप, इसको ऐसा करते हैं, इसको DA बोल देते हैं, DA, और ये जो डायमीटर है ये हमारा क्या है? DB है, राइट? कह रहा है द रेट ऑफ फ्लो थ्रू द पाइप इज 35 लीटर पर सेकेंड। पानी फ्लो हो रहा है, राइट?
जो हमारा डिस्चार्ज है, हमारा जो डिस्चार्ज है, ये जो क्यू है, ये क्यू कितना दिया हुआ है, डिस्चार्ज दिया हुआ है हमारा 35 लीटर पर सेकेंड, 35 लीटर पर सेकेंड, राइट। द सेक्शन ए 6 मीटर अबव डेटम। मान लो ये हमारा डेटम है, ये डेटम लाइन है डियर स्टूडेंट, ये हमारा डेटम लाइन है। तो ये जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए डेटम लाइन से कितनी हाइट पे है, तो ये कह रहा है कि द सेक्शन ए इज 6 मीटर अबव, तो ये 6 मीटर अबव डेटम हो गया, और सेक्शन बी इज 4 मीटर अबव डेटम, तो सेक्शन बी ये हमारा 4 मीटर हो गया, राइट। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज जेड ए और ये हो जाएगा हमारा जेड बी, क्योंकि हमने डेटम हाइट को जेड से इंडिकेट किया, राइट। तो ये दे दिया है। इफ द प्रेशर एट सेक्शन ए पी ए, डियर स्टूडेंट यहाँ पे पी ए क्या दे दिया है, पी ए कह रहा है 39.24 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कह रहा है फाइंड द प्रेशर एट सेक्शन बी, तो यहाँ पे पीबी कह रहा है निकालने के लिए, पीबी इज इक्वल टू वॉट। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे प्रेशर की बात करें तो ऑब्वियसली बर्नौलीज थ्योरम लगाना होगा, और हम ये मान के चल रहे हैं कि जो हमारा जो फ्लो है ये क्या है, मतलब जो बर्नौलीज इक्वेशन के जो भी एजम्पशंस है उसको फॉलो कर रहा है। सो बर्नौलीज इक्वेशन के कुछ लिमिटेशन बेसिकली क्या है, जो एजम्पशन है वही लिमिटेशन है। जो एजम्पशन है अगर वो एजम्पशन फुलफिल नहीं होगा तो ऑब्वियसली वो इक्वेशन आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, तो वही उसकी लिमिटेशन हो जाती है। तो कई बार एग्जाम में लिमिटेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन पूछा हुआ है, तो ऑब्वियसली लिमिटेशन ये है कि दिस फॉर्मूला कैन बी अप्लाइड ओनली फॉर आइडियल फ्लो, इरोटेशनल फ्लो, इनकम्प्रेसिबल फ्लो, राइट। तो ये लिमिटेशन हो जाएगी, राइट। सो सबसे पहले डियर स्टूडेंट हमें बर्नौलीज इक्वेशन लगाना है। तो बर्नौलीज इक्वेशन में ए और बी का प्रेशर और वेलोसिटी और जेड तीनों पता होना चाहिए। इसमें अगर आप देखोगे तो हमें वेलोसिटी कहीं का भी नहीं पता है। तो एक सबसे पहले जो हमारा डियर स्टूडेंट्स इसको जो सॉल्व करते हैं, तो हमारा जो क्यू दे दिया है 35 लीटर पर सेकेंड, इसको 35 लीटर को 35 इंटू 10 टू द पावर 3, 35 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब पर सेकेंड लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है डियर स्टूडेंट। तो 1 लीटर क्या हो जाएगा, 1 लीटर हो जाएगा 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। इसीलिए 35 लीटर को हमने 35 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब पर सेकेंड लिख दिया हमने, राइट। नाउ इसमें डियर स्टूडेंट अगर हम इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में ही रखें तो बेटर होगा। हमें पता है कि 1 लीटर अगर मुझे सेंटीमीटर क्यूब में लिखना है तो क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर -3 इंटू मीटर क्यूब, 1 मीटर 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर, तो क्यूब हो जाएगा 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम इसको 10 टू द पावर +3 ही रखते हैं और इसको यहाँ पे सेंटीमीटर लिख देते हैं, क्योंकि सेंटीमीटर में हमें शायद लिस्ट कन्वर्जन करना होगा और स्मार्टेस्ट वे में हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। सो क्यों ये हो जाएगा। और फ्रॉम कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन आपको पता है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या कहता है कि क्यू इज इक्वल टू a1v1 होगा और वही फिर a2v2 होगा। तो डियर स्टूडेंट पहले हम a1v1 इसको अगर क्यू के बराबर करें तो यहां से हमारा v1 क्या आ जाएगा, क्यू बाय a1। क्यू हमारा दिया हुआ 35 इंटू 10 टू द पावर 3 और एरिया हमारा क्या हो जाएगा, चूंकि डायमीटर है सर्कुलर है तो π/4 इंटू 20 का π/4 d²। तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा, राइट। सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा आ जाएगा 35 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय पाई इंटू 20 का होल स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हमारा आ जाएगा डियर स्टूडेंट v1, राइट। और अगर हम v1 की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करें तो हमारा क्या आएगा,
ओके, सो डियर स्टूडेंट, अगर आप इसको सॉल्व करोगे 35 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर 3 बाई पाई इंटू 20 का स्क्वायर, तो यू विल गेट 111.46 111.46 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सिमिलरली अगर हम क्यू को A2 V2 एज्यूम कर लें तो यहां से हमारा V2 आ जाएगा, V2 या VB कह सकते हो, है ना। हम यहाँ पे A1 V1, और ये बेसिकली V1 का मतलब है ये हमारा VB आ गया, V1 मतलब सॉरी VA आ गया, राइट। और यहाँ से अगर आप V2 निकालोगे तो ये हो जाएगा क्यू बाई A2। क्यू क्या है फिर से 35 इंटू 10 टू द पावर 3, और एरिया एट 2 क्या हो जाएगा, 2 मीन्स B, तो पाई बाई 4 इंटू 10 का होल स्क्वायर, पाई बाई 4 इंटू 10 का होल स्क्वायर। तो दिस मच सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। 4 ऊपर चला जाएगा, 4 इंटू 35 इंटू 10 होल क्यूब बाई पाई इंटू 10 स्क्वायर। ओके फाइन। ओके, सो डियर स्टूडेंट, अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये